ने 2002 में अपने जजमेंट में कहा है कि किसी भी पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, 2002 में। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बस हमें लक्ष्य बनाना है कि अपनी वोटर लिस्ट ठीक रखनी है बस। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली करा करने के लिए पीआई करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो किस सोच के लोग थे। जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7,000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया इन लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप, मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया इन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी, बोलो विधायक जी ने एसडीएम को कूटा नहीं कूटा वो अभी भी नहीं पता हम लोगों को, सही कूटे थे कि नहीं कूटे थे, क्या समझौता हो गया उनका। सर गोमती तो एक जगह नहीं और न जाने कितनी जगह में उन गाड़ियों ने नुकसान पहुंचाया, लोगों की जान गई है। आप लोग समझे वीडियो दिखाते हैं और आपके साथी तो जिन जिलों में वो सब जानते होंगे। अब तो पानी आ गया, अब तो टीले दिखे होंगे जहां इकट्ठे कर रखे होंगे टीले। इतना खनिज विभाग में लूट कभी नहीं हुई है। बिहार में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं और वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो, वोट कैसे डाल पाएंगे। हम लोगों को यूपी के लिए तैयार रहना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको देकर के आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो देकर के आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। बिहार में स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 9 तारीख को पूरे बिहार में रोड शो करेंगे। ये स्पेशल रिव्यू उनका आरोप है कि नहीं, आप सोचिए ना 20-25 दिन में पूरे वोट देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, क्या संभव है बताओ। जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग। संजय प्रकाश नारायण जी का आपने जिक्र किया और उनका जो बलिया में गांव है सिकाबी है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी रही है। यहाँ तक कि वहाँ की एक महिला अभी कुछ दिन पहले जाकर के अस्पताल में फर्श पर बच्चा दे दी, बच्चे को जन्म दे दी। और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, वहाँ बाढ़ से आधे से ज्यादा गाँव प्रभावित रहते हैं। उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जनशमिस गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए जो है जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जीपीएससी के विरोधी हैं। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सरकार हटाओ, जलकुंभी भी हट जाएगी। विद्यालय खुले थे, अब उसके बाद उसी नाम से शराब की दुकानें, कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही है। दुर्भाग्य ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और दुकानें चल रही हैं। नहीं, वो तो हटाने में मदद करेगी जो चीज बता रहे हैं। देखिए ये सरकार क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता। सवाल है कि आज नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग जगह जगह जा रहे हैं। आप याद कीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि लोग विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप डेटा चेक करिए
भारत से 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। 8 लाख। और न जाने कितने परिवार दुनिया में रह रहे हैं, भारत के दुनिया में रह रहे हैं। सोचिए आप, अगर ये भावना उनके यहां भी अंदर पैदा हो जाए, कल को अमेरिका कहने लगे, याद है आपको कैसे हमारे भारतीय लोग बेड़ियों को पकड़ करके, बेड़ियां बांध करके वापस भेजे थे, हथकड़ियों बेड़ियों से भेजे गए थे। हम समाजवादी जो इस पक्ष में नहीं है। सबको आजादी होनी चाहिए, सबको काम और रोजगार की तलाश होनी चाहिए। ये जानबूझ करके बीजेपी चाहिए मुद्दा बने, क्योंकि जहां झगड़ा होगा, जहां दूरियां बनेंगी, वहां पॉलिटिकल लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। सर एक सवाल है सर। सवाल तो ये है कि चीन से सामान रुकना चाहिए, तभी रोजगार नौकरी मिलेगी। सर एक सवाल है सर, जल जीवन मिशन में कई कंपनियों को 50 साल के लिए करोड़ों के रुपए के टेंडर दिए गए और उसमें प्राइम न्यूज ने ऑपरेशन प्यासा चलाया। सर जितने भी एड्रेस अभी तक हमने देखे हैं सब फर्जी मिले हैं, क्या कहेंगे सर? वो स्कीम ही फर्जी है। सर मानसून का समय चल रहा है और नदियां उफान पे, पूरे प्रदेश के आधे जो बाढ़ की स्थिति है, नदियां नहीं सड़कें भी उफान पे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मरकरिका घाट जो है आधे नजर डूब गया है और शवों का जुदा संस्कार वो छत पे करना पड़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि सब बादल गोरखपुर के दाएं बाएं से निकले जा रहे हैं। अखिलेश जी, एक नई सड़क अभी बनी है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 7,000 करोड़ उससे ज्यादा कीमत बताई जा रही है। उसकी गुणवत्ता को लेकर आप लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है। हाल ही में सुनने में आया है कि सरयू के किनारे आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर वो सड़क जगह जगह से टूट रही है, मिट्टी धंस रही है, कटाव हो रहा है और रातों रात अधिकारी इसको पैच वर्क करने में जुटे हुए हैं। इसकी गुणवत्ता को आप लोगों ने जो सवाल उठाया था वो अब जमीन पर धरातल पर वैसा ही दिख रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी ये काम करने के एक्सपर्ट नहीं है, उनसे वही काम लेना चाहिए जिसके वो एक्सपर्ट प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय का विलय किया जा रहा है, तो ये क्या जनता के हित में सरकार का निर्णय जाएगा? मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जानकारी की कि किन किन बूथों पर चुनाव वो हारते हैं, लगातार हार रहे हैं। उन बूथों के स्कूलों को इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के डेटा लिया, जानकारी हासिल की और उन्हीं स्कूलों को बंद करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी 15 अगस्त हमारे विधायक, हमारे सांसद, संगठन के लोग उन तमाम 5000 गांव में जाकर के 15 अगस्त मनाने का काम करेंगे। उन बच्चों और परिवारों के बीच में 15 अगस्त मनाएंगे। गन्ना किसानों का 400 करोड़ रुपया अटका हुआ है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान काफी परेशान है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गन्ना का मूल भी नहीं बढ़ा और जो बेचा उन्होंने वो पेमेंट नहीं हो पा रहा। अभी बड़े भुगतान बाकी हैं, बहुत अलग अलग जिलों में अगर डेटा निकालोगे तो आप पाएंगे इससे ज्यादा है पैसा जो बकाया है, जो किसानों को मिलना है, और सरकार देने के लिए भी तैयार नहीं है या दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को अपने ही नारे के बारे में सोचना चाहिए जो उन्होंने दिया था कि किसानों की आय दोगुनी नहीं होनी चाहिए। अब आय दोगुनी कैसे होगी जब भुगतान ही नहीं हो रहा समय पर उनकी? लग रहा है कि उद्योग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने। आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली करा करने के लिए पीआईएल करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो किस सोच के लोग थे? जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7,000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया, थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया इन लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप,
मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया इन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी, बोलो कैसे काम पाएंगे? हम लोगों को यूपी के लिए तैयार करना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको देकर के आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो देकर के आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। सर, बिहार में स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, जिसके विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 9 तारीख को पूरे बिहार में रोड शो करेंगे। ये स्पेशल रिव्यू उनका आरोप है कि काटने के लिए। नहीं, आप सोचिए ना, 20-25 दिन में पूरे वोट देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। क्या संभव है बताओ? जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग? संजय प्रकाश नारायण जी का आपने जिक्र किया और उनका जो बलिया में गांव है सिताबी है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी रही है। यहाँ तक कि वहाँ की एक महिला अभी कुछ दिन पहले जाकर के अस्पताल में फर्श पर बच्चा दे दी, बच्चे को जन्म दे दी। और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, वहाँ बाढ़ से आधे से ज्यादा गाँव प्रभावित रहते हैं। उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जनशमिस गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। सर, गोमती नदी की साफ सफाई के लिए जो है जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जिम्नेसी के विरोधी हैं। सर, गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सवाल है कि आज नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग जगह जगह जा रहे हैं। आप याद कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि लोग विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप डेटा चेक करिए, भारत से 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। 8 लाख। और न जाने कितने परिवार दुनिया में रह रहे हैं, भारत के दुनिया में रह रहे हैं। सोचिए आप, अगर ये भावना उनके यहां भी अंदर पैदा हो जाए, कल को अमेरिका कहने लगे, याद है आपको कैसे हमारे भारतीय लोग बेड़ियों को पकड़ करके, बेड़ियां बांध करके वापस भेजे थे, हथकड़ियों बेड़ियों से भेजे गए थे। हम समाजवादी जो इस पक्ष में नहीं है। सबको आजादी होनी चाहिए, सबको काम और रोजगार की तलाश होनी चाहिए। ये जानबूझ करके बीजेपी चाहिए मुद्दा बने, क्योंकि जहां झगड़ा होगा, जहां दूरियां बनेंगी, वहां पॉलिटिकल लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। सर एक सवाल है सर, सवाल तो ये है कि चीन से सामान रुकना चाहिए, तभी रोजगार नौकरी मिलेगी। सर एक सवाल है सर, जल जीवन मिशन में कई कंपनियों को 50 साल के लिए करोड़ों के रुपए के टेंडर दिए गए और उसमें प्राइम न्यूज ने ऑपरेशन प्यासा चलाया। सर, जितने भी एड्रेस अभी तक हमने देखे हैं सब फर्जी मिले हैं, क्या कहेंगे सर? वो स्कीम ही फर्जी है। सर, मानसून का समय चल रहा है और नदियां उफान पे, पूरे प्रदेश के आधे जो बाढ़ की स्थिति है। नदियां ही नहीं, सड़कें भी उफान पे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मरकरिका घाट जो है आधे नगर डूब गया है और शवों का जुदा संस्कार वो छत पे करना पड़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि सब बादल गोरखपुर के दाएं बाएं से निकले जा रहे हैं। अखिलेश जी, एक नई सड़क अभी बनी है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 7,000 करोड़ उससे ज्यादा कीमत बताई जा रही है। उसकी गुणवत्ता को लेकर आप लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है। हाल ही में सुनने में आया है कि सरयू के किनारे आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर वो सड़क जगह जगह से टूट रही है, मिट्टी धंस रही है, कटाव हो रहा है और रातों रात अधिकारी इसको पैच वर्क करने में जुटे हुए हैं। इसकी गुणवत्ता को आप लोगों ने जो सवाल उठाया था वो अब जमीन पर धरातल पर वैसा ही दिख रहा है। भाई, मुख्यमंत्री जी ये काम करने के एक्सपर्ट नहीं है। उनसे वही काम लेना चाहिए जिसके वो एक्सपर्ट
प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय का विलय किया जा रहा है, तो ये क्या जनता के हित में सरकार का निर्णय जाएगा? मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जानकारी की कि किन किन बूथों पर चुनाव वो हारते हैं, लगातार हार रहे हैं। उन बूथों के स्कूलों को इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के डेटा लिया, जानकारी हासिल की और उन्हीं स्कूलों को बंद करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी 15 अगस्त हमारे विधायक, हमारे सांसद, संगठन के लोग उन तमाम 5000 गांव में जाकर के 15 अगस्त मनाने का काम करेंगे। उन बच्चों और परिवारों के बीच में 15 अगस्त मनाएंगे। गन्ना किसानों का 400 करोड़ रुपया अटका हुआ है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान काफी परेशान है। पेमेंट माननीय अध्यक्ष जी। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को, लोधी समाज के, उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर, वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को। ये अभी मेरे को बता रहे हैं, अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूंगा, एफआईआर करो, ठीक है? किसी जात, किसी धर्म का विषय नहीं है। उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान, ईश्वर, क्षमताएं, ये परिस्थितियां होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊंगा, है, चिंता मत डरना नहीं किसी तरीके से। जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रही है, हम 2 बन बताओ कहाँ जाए हम? क्यों गाली दे रही? इसी समाज ने क्या है, हमने कारोबार लोगों ने राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या एफआईआर करवा, समाज के लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलते हमने हमारा कोई दो हथियार थे। अच्छा, ये मैं पूरा आप लोगों की बात इस पे डालूंगा ट्विटर पे, आपको आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं, ध्यान रखना। और अभी ये एसपी कार्रवाई नहीं करे, एसपी से मेरी बात कराना, तो 8 दिन में मैं फिर तुम्हारे से खुद मिलने आऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। धन्यवाद। नहीं कर रहे सर, इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को। ये अभी मेरे को बता रहे हैं, अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना।
हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूंगा, एफआईआर करो, ठीक है। किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है, उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए। तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहां पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए। गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं ये परिस्थितियां होती है, तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊंगा, है चिंता मत। डरना नहीं किसी तरीके से। जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। आपको पूरा बता देना, पूरा जानते हैं जैसे जो पूरा नहीं बताना, घंटे 24 से काम बहुत आप मुद्दे पे आइए। उनके सिर्फ उन्होंने ये कहा इधर हुई तो उसके बाद तो उसके बाद मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये जो ब्यास लोग यहाँ जो आए, ठीक है, ये गांव ब्राह्मणों का था, ब्राह्मणों के ही मतलब उससे यहाँ पे मतलब कथा का एक प्रोग्राम रखा गया, और महाराज जी को भी ये चीज बताई कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब जो बोले ब्यास है, तो उनको मतलब उनसे परिचय किया गया। उनको लगभग 4 प्रोग्राम वो करवा चुके होंगे ऐसे, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वो मतलब यहाँ था। तो उसके बाद में महाराज जी को जब यहाँ मतलब गांव में कुछ लोगों ने सूचना दी, जैसे मान लो कुछ लोग उसे जानते हैं, शायद मतलब उसे पहचानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब महाराज जी ऐसी ऐसी बात है कि ये बंदा मतलब लग रहा है कि यादव है, मतलब ब्राह्मण है। तो बाबा जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बोले नहीं है। तो बाबा जी ने सामने वाले को मतलब उसको कॉल करके कहा 3 दिन पहले कि हम ऐसी ऐसी आपके बारे में बातचीत सुन रहे हैं यहाँ पे कि आप यादव हो, और आप मतलब भागवत मतलब फिर क्यों कर रहे हो, मतलब हम लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। तो उसने ये कहा कि मतलब कि हम अग्नोत्री आधार कार्ड, उन्होंने अपना आधार कार्ड पेश किया। बोले इससे ज्यादा हम तुम्हें सबूत क्या दें, बोले ये रहा आधार कार्ड, और इससे हमने मतलब आपको बता दिया कि हम अग्नोत्री है। और बोले अगर इससे भी अगर कुछ होता है तो मुझे तुम आधार कार्ड मैंने सबको करते हैं। तो फिर उसके बाद में भाई जब आधार कार्ड दिखा दिया तो महाराज जी को भी ये चीज लगी कि हाँ चलो भाई ठीक है, भाई ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो जब यहाँ पे ये लोग आए तो उसके बाद उसका ये कहना था कि अगर भाई अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे, मैं खुद के गड़बा देंगे, ये तो बात है कहने की बात। आए यहाँ कलश यात्रा हुई, हाँ कलश यात्रा हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में शाम के टाइम लगभग 1 घंटे के लिए जब वो यहाँ मतलब मंच पे बैठने के लिए आए, तो सर कुछ ना कुछ हाव ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति की पहचान हो जाती है। तो जब यहाँ बैठे तो उससे भी कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि जो ऐसा लगा कि इनको इसकी मतलब जानकारी नहीं, लेकिन ये चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुई, शाम हुई। शाम के टाइम के बाद में सब लोग गांव में जब इकट्ठे हुए तो इस चीज पे फिर से पुनः चर्चा, फिर से चर्चा हुई कि मतलब आखिर ये मतलब जो बात हो रही है ये सच है, ये मतलब यादव है, ब्राह्मण नहीं है, और ये जानबूझ के मतलब हम लोगों को गुमराह कर रहा है। तो भाई इस चीज क्यों नहीं, भाई अब किसी व्यास पे एकदम से उंगली उठाना, भाई हम लोगों की भी हिम्मत नहीं है ऐसे। चलो हो गया। तो उसके बाद में 4 लोग किसकी रिपोर्ट लिखा, आप रिपोर्ट पता है, रिपोर्ट तो लिखा देते हैं। जो साधु महात्मा थे जो मौका पे, यहाँ नागा साधु भी उपस्थित हैं, तो उन लोगों के कहने के अनुसार मतलब ये चीज कही गई कि चलो ठीक है, इतनी बड़ी कार्रवाई करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, इन्हें केवल यहाँ से इन्हें केवल थोड़ा सा दंड प्रदान करके यहाँ इन्हें भेजो, इन्हें हटा दो, और उन्हें उनकी गाड़ी बुला के उन्हें बाइक से ध्यान कितना ये कहा था कि भाई पुलिस को ही फोन करो। लेकिन साधु संतों के कहने पे मतलब ये चीज सोचेगी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करो, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, इन्हें केवल यहाँ से जाने, ये अपनी गलती, और ये अपने इन्हें भगवान दंड देगा इसका। ये हुआ है तो यहाँ मतलब ये जो चल रहा है वीडियो में बाल काटने बाल, तो वो यही रहेगा ना कि इनका सिर्फ यही दंड है, केवल इनको सिर्फ इतना ही दंड दो, इससे ज्यादा मतलब पंडित के नाम पे चुटैया रखे जो चल रहे हैं चुटैया जो पंडितन के पास चले, और कोई मतलब नहीं, और कोई वैसा मतलब ये नहीं कि आए इनको अपनी बहुत, वैसे तो पब्लिक और भी नाराजगी तो सभी के लिए इसको बंद कर दिया तो उनको बस यहाँ से फिर उन्हें उनकी गाड़ी बुलवा के उन्हें छुड़वा दिया गया कि आप अपने घर जाओ सुरक्षित, हमें बस निकाल दो यहाँ से, हमें बस आगे मतलब हमारे लिए कोई ऐसा कुछ ना करो जो हमारे लिए मतलब हमसे गलती हो गई, उन्हें माफी मांगी। तो ये बताइए आयोजक कौन है? आयोजक बता तो रहे हैं, आयोजक तो ऐसे मान के चलो कि बाबा जी, उसके बाद में परिचित जी हमारे ये है, बस हो गया आपका ये। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है,
तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे ले रहे बाबा बंदी है महाराज क्या करे पूरा बुढ़वा पूरा ले ले यही तो मेन है बस जान देना थोड़ा ये काट दियो भाई मशीन का केस मैंने कहा बेटी का केस बाजी बना दी पिल्लिया खा लो बस पिल्लिया ले लो कैसी नहीं है ऐसे ही खा लो और दूसरी यहाँ जब केस लाते जाओ क्या मांगे तुम देखे आओ तुम्हारे क्या तुम भर जाओ तुम बस कौन बढ़िया कौन लगा क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी बाल काटे जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए। इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने? अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए।
अब आप अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए नहीं, अच्छा छाड़ी हो ना करो बताओ पूरी जान दो जो बंदी है चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस पूरे पूरे गुटवाले क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाट के कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए?
ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए। इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे भाई ले रहे बाबा बंदी है महाराज, क्या करें पूरा बुढ़वाना पूरा ले ले यही तो मेन है। बस जान देना ये काट दी भाई मशीन रखते बाजी बढ़ा दी खा लो बस कैसी नहीं है ऐसे खा लो। और दूसरी आओ जब केस बात पे जाओ क्या मांगोगे तुम जवाब देखे आओ क्या तुम भाग जाओ तुम बस कौन बढ़िया कौन भगा पांचू जगह को नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा दलिया, ये देखा देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। तुम चमार हो, तुम यादव हो, ब्राह्मण के गांव में भागवत नहीं कर सकते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आम लोगों की राय किन लोगों की? उन लोगों की जो मनुवादी व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको ज्ञान बटोर रहे हैं, ज्ञान बेच रहे हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, एक गांव की घटना हुई। तमाम जो साथी हैं इसको बहुत ध्यान से सुने घटना को। साथियों, एक यादव समाज का व्यक्ति एक गांव में गया, उसने वहां पर एक कथा करी, भागवत कथा करी। उस भागवत कथा करने के बाद जब वो लौट रहा था तो जो ब्राह्मणों का गांव था, उन ब्राह्मणों ने उसको पकड़ा, उसका आधार कार्ड चेक किया और उससे उसकी जाति पूछी। जाति पूछने के बाद जब उसने बताया कि मैं यादव हूं, तो उन्होंने क्या शब्द थे ये सुनिए। क्या तू यादव होके हमारे यहाँ भागवत कथा करेगा? यादव चमार क्या भागवत कथा करेंगे ब्राह्मणों के यहाँ पर? साथियों, ये वही मानसिकता है जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी मुसलमानों की लिंचिंग पर जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग मुसलमानों के मारे जाने पर खुश हो रहे हैं, दबाव पर खुश हो रहे हैं, उनको आज का ये दृश्य पूरा देखना चाहिए कि एक यादव होने पर ब्राह्मणों ने उसको जिस तरीके से लिंचिंग किया, जिसे मैं कहूंगा लिंच, भीड़ के द्वारा घेरा, उसके बाल काटे, सर मुड़वाया, पूरा तरीके से उसको बेइज्जत किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव था और ब्राह्मणों के यहाँ कथा कर आया था। साथियों, ये पूरा प्रकरण मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि मुसलमानों पर जब भी मार पड़ रही हो तो कृपया करके हंसी ना उड़ाएं। अगला नंबर दलितों का है, पिछड़ों का है, तमाम उन लोगों का है जो गरीब गुरबा लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज में जाति व्यवस्था पूरी तरीके से हावी है। जातिगत लोग, जातिगत जो मानसिकता के लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से हावी हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि साथियों, ये जो कुर्त मानसिकता के लोग हैं, ये जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो देश के अंदर एक जाति का वर्चस्व देखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे कि ब्राह्मणों, तुम्हारे यहाँ कथा करने की हमें जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों के यहाँ कथा करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से वही मानसिकता दर्शाई जा रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर लेकर चल रहे हैं। कौन सी मानसिकता? मुसलमानों को लगातार दबाने की मानसिकता। मुसलमानों को दबाया जाएगा, उसके बाद यादव हंसेंगे, दलितों को दबाया जाएगा, फिर मुसलमान हंसेंगे, अल्पसंख्यक आदिवासियों को दबाया जाएगा तो दलित हंसेंगे। ये सब मत करिए, एकजुट रहिए। ये दौर हमेशा ऐसा नहीं बना रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन साथियों, मैं फिर कहना चाहूंगा, क्या यादव ने ये गुनाह कर दिया कि ब्राह्मणों के यहाँ कथा पढ़ दी? साथियों, समझ जाइए, अभी भी वक्त है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यादव और चमार मजबूत कौम है,
जो साथियों इनके आगे झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस वीडियो से थोड़ा सबक लीजिएगा। पांचू जगह को नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे है, देख लो उसका चेहरा। दलिया ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सोमवार की पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रही, अच्छा छाड़ी हो ना करो पूरी जान दो जो बंदी है उसकी। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ चल बस पूरा बटवारा अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए। अब आप सड़क गड्ढापुर कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं। जी जी। और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता न मिले, खाना पीना न मिले, तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के। वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए, बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित रहेंगे? बिजली नहीं आई एक जिले में, डायलिसिस हो रही थी, डायलिसिस से मर गया आदमी। सोचिए, आम आदमी गरीब डायलिसिस के लिए गया और बिजली न मिले और जिंदा मर गया। सोचिए, जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, बिजली विभाग में बिजली नहीं दी, जान चली गई। और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ खबरें आ रही हैं अलग तरह की। वहाँ पर डायरेक्टर भाग गया। और ये जो हमारा साथी कह रहा है, क्योंकि कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार के लोग इसी में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें। और ये बात तो छिपी नहीं है, अब ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने मंत्री या अधिकारी किसने वसूली की है? कहीं देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और मंत्री लड़ रहा है, कई जगह मंत्री लड़ रहे हैं, कई जगह डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे भी टकरा रहे हैं, और जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो भी टक्कर मार रहे हैं। ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए, एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस
वसूली करते हुए पकड़ी जा रही हो। और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत न हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें न हो, कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते, पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है, कौशाम्बी का चलो ना दिखाओ बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया, सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए वो लोग, लेकिन जिले जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फरक्काबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर दिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली देता हूँ इनको, और पूरे इनको मैं बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के शोरूम के लिए। और न केवल मैं, इनका पूरा परिवार और जितने भी साथी आए यहाँ सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक नया काम शुरू किया है और इधर देखने को मिला है बाजार में इलेक्ट्रॉनिक चीज और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनकी डिमांड भी बढ़ी है और बाजार भी बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हमारे चेयरमैन राठौर और उनके पूरे परिवार ने कन्नौज में एक नई शुरुआत की है और ऐसे जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं जो हम समाजवादियों से सहयोग, सड़क गड्ढा मुक्त कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं जी। और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता न मिले, खाना पीना न मिले, तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। तो बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के, वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही है। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित? जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत न हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें न हो, कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते, पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है, कौशाम्बी का चलो ना दिखाओ बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया, सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए वो लोग, लेकिन जिले जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फरक्काबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर दिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली। और जितने भी साथी आए यहाँ सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक नया काम शुरू किया है और
इधर देखने को मिला है बाजार में इलेक्ट्रॉनिक चीज और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनकी डिमांड भी बढ़ी है और बाजार भी बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन राठौर और उनके पूरे परिवार को एक कन्नौज में एक नई शुरुआत की है। और ऐसे जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं जो हम समाजवादियों से सहयोग पीना न मिले तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के। वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही है। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित। सम्मान रोल आज आपने कार्यक्रम क्या बात है कि आपके प्रोग्राम की अचानक से, चूंकि मैं समय पे आई थी और कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ तो मैंने कोशिश की अपनी प्रस्तुति देने की। तो यहाँ के जो आज के आयोजक हैं और जो सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बीच में आके मेरा कार्यक्रम रोका और मुझे भरे कार्यक्रम में बीच प्रस्तुति में से मुझे मना किया गया कि आपको प्रस्तुति नहीं देनी है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार इतना काम कर रही है और वहीं दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आप मंच से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए। उसकी गलती क्या है कि वो अपनी प्रस्तुति दे रही है और भरे मंच पे मुझे रोका गया, भरे मंच से मुझे टोका गया। और भावना ग्रोवर ने और जो आयोजक थे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अपने शब्दों से अपमानित किया, मेरी लैंगिकता को अपमानित किया, मुझे बहुत गंदे शब्दों से, यहाँ तक कि मुझसे कहा कि इतना मेरा 1.5 घंटा खा गई, अगर तेरी जगह कोई और होती तो चप्पल से मारते। क्यों मारेंगे मुझे चप्पल से? ये बता दीजिए आपको इस कार्यक्रम में कहाँ से, किस तरफ से आप आमंत्रित? मैं जिला प्रशासन की तरफ से मैंने अपना आवेदन भेजा था क्योंकि मैं कई वर्षों से आ रही हूँ और शुरू से मेरा यही रहता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को एक मंच मिल सके। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, तो एक सदस्य होने के नाते, एक सरकार की उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने कला और साहित्य से, आप सोचिए मैं सुबह से 5 बजे से लखनऊ से आई हूँ, अब जाके पहुंची और मुझे भरे मन से प्रस्तुति करने से रोक दिया सिर्फ लैंगिकता के विषय से। मैं मानव अधिकार आयोग को ये याचिका दायर करना चाहूंगी और मैं मानव अधिकार आयोग में भी ये कहूंगी कि अगर हमारे अधिकार, लैंगिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। स्थानीय प्रशासन से आपने अपनी शिकायत की? अभी जो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। किस बात की? आप तो सब देख रहे थे ना किस तरीके से उन्होंने मंच में आके माइक छुड़ा लिया। भरे मंच में उन्होंने ऊधम मचाया। उन महानुभाव ने भरे मंच में कार्यक्रम रोक दिया। इससे बड़ा आप लोग नहीं देख रहे थे क्या? आपके सामने ही तो हुआ, मीडिया के सब सामने हुआ और आप लोग इस चीज के गवाह हैं कि किस तरीके से भरे मंच से मुझे उतारा गया। और मैंने क्या कहा, मैंने हाथ जोड़ के मैं तो मंच से चली गई ना, और जैसे मैं बैक स्टेज गई उसके बाद मुझे इतने ज्यादा अपमानित शब्दों से अपमानित किया गया। सिर्फ क्या दोष है मेरा? अगर इस समाज में ट्रांसजेंडर होना अभिशाप है तो ये अभिशाप है मेरे सीएम साहब के लिए, ये अभिशाप है मेरी सरकार के लिए कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक प्रस्तुति थी, बहुत कुछ और करना था, पर आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे और सुभारती यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कथक की डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बस मेरी लैंगिकता, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि जो सड़कों पे भीख मांगने वाले लोग हैं, जो 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते हैं, वो लोग मंच पे खड़े होकर प्रस्तुति कैसे दे सकते हैं। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ और
मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूं और कई वर्षों से दर्जा हमारी सरकार में नहीं दिया जाता है, दरगाह समाजवादी सरकार में दिया जाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूं, सलाहकार के रूप में सरकार की सेवा करती हूं और कई वर्षों से मैं अपनी सरकार में अभूतपूर्व कार्य कर रही हूं, जिसकी प्रशंसा माननीय सीएम साहब खुद करते हैं। मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को मूल धारा में जोड़ने के लिए हर रोज संघर्ष कर रही हूं, पर मुझे नहीं पता था मेरे ही प्रदेश में, मेरे ही उत्तर प्रदेश में, मेरे ही राज्य में, मेरठ में आज ये होगा जो कभी 4 सालों में नहीं हुआ। ये आयोजक है, हर साल ये समिति के सदस्य हैं, इन लोगों का पहचान लीजिए, नासिर जी हर साल मुझे ये लोग बुलाते थे, हर साल ये लोग हमेशा रहते थे। आज तक ये कभी नहीं हुआ, 4 साल में पहली बार इतना अपमान देखने को मिला और इसका सारा श्रेय मैं जिलाधिकारी महोदय को नहीं दूंगी, मैं अपर नगर आयुक्त को नहीं। उन्होंने तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करी, उन्होंने तो हर चीज मेरे रहने से, मेरे खाने से, मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे सम्मान दिया, मुझे रहने खाने की व्यवस्था करी, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया। पर जो आयोजक है आज के कार्यक्रम के, जो सीनियर सिटीजन अंकल थे, मैं तो उनको गाली भी नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे हिजड़ा छक्का क्या नहीं बोला, पर मैं उनको ये गाली नहीं दे सकती। और भावना ग्रोवर जी, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती थी कि आप स्थानीय प्रशासन से आपने अपनी शिकायत की अभी जो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। किस बात की? आप तो सब देख रहे थे ना किस तरीके से उन्होंने मंच में आके माइक छुड़ा लिया, भरे मंच में उन्होंने ऊधम मचाया। उन महानुभाव ने भरे मंच में कार्यक्रम रोक दिया। इससे बड़ा आप लोग नहीं देख रहे थे क्या? आपके सामने ही तो हुआ, मीडिया के सब सामने हुआ और आप लोग इस चीज के गवाह हैं कि किस तरीके से भरे मंच से मुझे उतारा गया। और मैंने क्या कहा, मैंने हाथ जोड़ के मैं तो मंच से चली गई ना, और जैसे मैं बैक स्टेज गई उसके बाद मुझे इतने ज्यादा अपमानित शब्दों से अपमानित किया गया। सिर्फ क्या दोष है मेरा? अगर इस समाज में ट्रांसजेंडर होना अभिशाप है तो यह अभिशाप है मेरे सीएम साहब के लिए, यह अभिशाप है मेरी सरकार के लिए कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक प्रस्तुति थी, बहुत कुछ और करना था, पर आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे और सुभारती यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कथक की, डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बस मेरी लैंगिकता, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि जो सड़कों पे भीख मांगने वाले लोग हैं, जो 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते हैं, वो लोग मंच पे खड़े होकर प्रस्तुति कैसे दे सकते हैं। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ और कई वर्षों से दर्जा हमारी सरकार में नहीं दिया जाता है, दरगाह समाजवादी सरकार में दिया जाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, सलाहकार के रूप में सरकार की सेवा करती हूँ और कई वर्षों से मैं अपनी सरकार में अभूतपूर्व कार्य कर रही हूँ, जिसकी प्रशंसा माननीय सीएम साहब खुद करते हैं। मैं देर से शुरू हुआ तो मैंने कोशिश की अपनी प्रस्तुति देने की, तो यहाँ के जो आज के आयोजक है और जो सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बीच में आके मेरा कार्यक्रम रोका और मुझे भरे कार्यक्रम में बीच प्रस्तुति में से मुझे मना किया गया कि आपको प्रस्तुति नहीं देनी है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार इतना काम कर रही है और वहीं दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आप मंच से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए, उसकी गलती क्या है कि वो अपनी प्रस्तुति दे रही है और भरे मंच पे मुझे रोका गया, भरे मंच से मुझे टोका गया और भावना ग्रोवर ने और जो आयोजक थे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अपने शब्दों से अपमानित किया, मेरी लैंगिकता को अपमानित किया, मुझे बहुत गंदे शब्दों से, यहाँ तक कि मुझसे कहा कि इतना मेरा 1.5 घंटा खा गई, अगर तेरी जगह कोई और होती तो चप्पल से मारते। क्यों मारेंगे मुझे चप्पल से? ये बता दीजिए, आपको इस कार्यक्रम में कहाँ से, किस तरफ से आप आमंत्रित? मैं जिला प्रशासन की तरफ से मैंने अपना आवेदन भेजा था, क्योंकि मैं कई वर्षों से आ रही हूँ और शुरू से मेरा यही रहता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को एक मंच मिल सके। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, तो एक सदस्य होने के नाते, एक सरकार की उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने कला और साहित्य से, आप सोचिए मैं सुबह से 5 बजे से लखनऊ से आई हूँ, अब जाके पहुंची और मुझे भरे मन से प्रस्तुति करने से रोक दिया सिर्फ लैंगिकता के विषय से। मैं मानव अधिकार आयोग को ये याचिका दायर करना चाहूंगी और मैं मानव अधिकार आयोग में भी ये कहूंगी कि अगर हमारे अधिकार, लैंगिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। स्थानीय प्रशासन से आपने अपनी शिकायत की अभी जो? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। किस बात की? आप तो सब देख रहे थे ना किस तरीके से उन्होंने मंच में आके माइक छुड़ा लिया, भरे मंच में उन्होंने ऊधम मचाया। उन महानुभाव ने भरे मंच में कार्यक्रम रोक
रोक दिया, इससे बड़ा आप लोग नहीं देख रहे थे क्या? आपके सामने ही तो हुआ, मीडिया के सब सामने हुआ, और आप लोग इस चीज के गवाह हैं कि किस तरीके से भरे मंच से मुझे उतारा गया। और मैंने क्या कहा, मैंने हाथ जोड़ के मैं तो मंच से चली गई ना, और जैसे मैं बैक स्टेज गई उसके बाद मुझे इतने ज्यादा अपमानित शब्दों से अपमानित किया गया। सिर्फ क्या दोष है मेरा? अगर इस समाज में ट्रांसजेंडर होना अभिशाप है तो ये अभिशाप है मेरे सीएम साहब के लिए, ये अभिशाप है मेरी सरकार के लिए कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की एक प्रस्तुति थी, बहुत कुछ और करना था, पर आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे और सुभारती यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कथक की डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बस मेरी लैंगिकता, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि जो सड़कों पे भीख मांगने वाले लोग हैं, जो 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते हैं, वो लोग मंच पे खड़े होकर प्रस्तुति कैसे दे सकते हैं। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ। और कई वर्षों से दर्जा हमारी सरकार में नहीं दिया जाता है, दरगाह समाजवादी सरकार में दिया जाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, सलाहकार के रूप में सरकार की सेवा करती हूँ, और कई वर्षों से मैं अपनी सरकार में अभूतपूर्व कार्य कर रही हूँ, जिसकी प्रशंसा माननीय सीएम साहब खुद करते हैं। मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को मूल धारा में जोड़ने के लिए हर रोज संघर्ष कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता था मेरे ही प्रदेश में, मेरे ही उत्तर प्रदेश में, मेरे ही राज्य में, मेरठ में आज ये होगा जो कभी 4 सालों में नहीं हुआ। ये आयोजक हैं, हर साल ये समिति के सदस्य हैं, इन लोगों का पहचान लीजिए, नासिर जी, हर साल मुझे ये लोग बुलाते थे, हर साल ये लोग हमेशा रहते थे। आज तक ये कभी नहीं हुआ, 4 साल में पहली बार इतना अपमान देखने को मिला, और इसका सारा श्रेय मैं जिलाधिकारी महोदय को नहीं दूंगी, मैं अपर नगर आयुक्त को नहीं। उन्होंने तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करी, उन्होंने तो हर चीज, मेरे रहने से, मेरे खाने से, मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे सम्मान दिया, मुझे रहने खाने की व्यवस्था करी, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया। पर जो आयोजक है आज के कार्यक्रम के, जो सीनियर सिटीजन अंकल थे, मैं तो उनको गाली भी नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे हिजड़ा छक्का क्या नहीं बोला, पर मैं उनको ये गाली नहीं दे सकती। और भावना ग्रोवर जी, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती थी कि आप एक कलाकार होके दूसरी कलाकार को ये गालियां दें। बहुत ज्यादा सहयोग मिला। शिव रुद्राष्टकम की प्रस्तुति थी, भगवान भोलेनाथ को मनाने की कोशिश थी, पर मैम अभी आपने माइक पे ये कहा भरे मंच पे कि अब आप मेरठ नहीं आओगे। मैं नहीं आऊंगी, कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ माता रानी की, मैं नहीं आऊंगी, इतना अपमान सहने नहीं आऊंगी। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भरे मंच से ऐसे हाथ पकड़ के उतार दे तो आप लोग क्या करेंगे? आगे भी ये लड़ाई लड़ोगे आप? ये अधिकार की लड़ाई, तो अधिकारों की लड़ाई तो मैं हर रोज लड़ी, और ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। हमें तो घरों से बाहर भगा दिया जाता है, हमें तो समाज से बाहर भगा दिया जाता है, हमें तो ऑफिसों से बाहर भगा दिया जाता है, फिर भी हमारे अंदर हिम्मत है कि हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। गोमती नगर थाना में एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एलडीए की संपत्ति को फर्जी तरीके से कागजात बना करके और एक व्यक्ति के नाम कर देने, रजिस्ट्री कर देने के संबंध में, इस संबंध में गोमती नगर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान सतवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। काफ़ी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। काफ़ी शातिर किस्म का अभियुक्त है, जो इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एलडीए की प्रॉपर्टी को फर्जी कागजात बना करके बेच देने के संबंध में, इस संबंध में अभी इसकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी, फर्जी तरीके से कागजात बना करके और एक व्यक्ति के नाम कर देने, रजिस्ट्री कर देने के संबंध में, इस संबंध में गोमती नगर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान सतवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। काफ़ी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। काफ़ी शातिर किस्म का अभियुक्त है, जो इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एलडीए की प्रॉपर्टी को फर्जी कागजात बना करके बेच देने के संबंध में, इस संबंध में अभी इसकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी की जा रही है, जिससे कि यदि कोई और भी घटना में इसकी संलिप्तता हो तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सके। कल थाना चौक को सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ
छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रकरण में तत्काल पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बच्चे के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रकरण में तत्काल पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बच्चे के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रकरण में तत्काल पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज दिनांक 15/6/25 को समय लगभग रात्रि 1 बजे गांव सोनवर्षा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब SRN मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोनवर्षा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब SRN मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बजे गांव सोनवर्षा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब SRN मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 12/6/2025 को उच्चाधिकारी गण के निर्देश के क्रम में सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना GRP चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं। और उसे गिरफ्त में लेकर के उच्चाधिकारी गण के निर्देश के क्रम में सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना GRP चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं। और उसे गिरफ्त में लेकर के उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी गण के निर्देश के क्रम में सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना GRP चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं। और उसे गिरफ्त में लेकर के उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 31/5 को एक भोपा थाना क्षेत्र में एक 15-16 साल की लड़की का शव मिला था, जो कि नहर में बहते हुए जा रहा था, जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है। उसको पुलिस बाहर निकालती है। उसके बाद
पोस्टमार्टम की कार्रवाई पंचायतनामा के बाद कराती है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, उसकी शिनाख्त नहीं होती है, ब्लाइंड केस रहता है। और जब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो 3/6 को इसमें 103 बीएनएस का अभियोग दर्ज किया जाता है, चूंकि उसमें स्मॉदरिंग आई रहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और उसके बाद तमाम पहचान का प्रयास किया जाता है। बाद में कालांतर में लड़की की पहचान होती है और ये पुरकाजी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है, जिसके आधार पर इनके जो भी तमाम इंट्रोगेशन किया जाता है, उनके घर वालों से पूछताछ की जाती है और उसका जो भी मोबाइल वगैरह का सर्च करके जो है तमाम चीजें जब संज्ञानित की जाती है तो उसमें एक साहिल नाम के लड़के का नाम प्रकाश में आता है और उसको जो कि कोतवाली नगर का रहने वाला है, 18 साल उसकी उम्र है और मृतका लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल है। इसमें जब पूछताछ की जाती है कड़ाई से साहिल के साथ तो साहिल अपना जुर्म स्वीकार करता है। उसके प्रेम संबंधों में प्रेम संबंध इसने स्वीकार किया उससे और उसके साथ गलत संबंध उसने बनाए थे। गलत संबंध के दौरान उसे ऐसा आशंका प्रतीत हुई कि ये बता देगी, उसके बाद उसने उसका मुंह दबा दिया स्मॉदरिंग करके। उसके बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसने उस नहर में उसका बॉडी डिस्पोज कर दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने तमाम पूछताछ से उसका जुर्म स्वीकार भी कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा 103 बीएनएस के तहत और 238 बीएनएस के तहत गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और उसने यह भी बताया कि 15-16 साल की लड़की का शव मिला था जो कि नहर में बहते हुए जा रहा था, जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है, उसको पुलिस बाहर निकालती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पंचायतनामा के बाद कराती है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, उसकी शिनाख्त नहीं होती है, ब्लाइंड केस रहता है। और जब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो 3/6 को इसमें 103 बीएनएस का अभियोग दर्ज किया जाता है, चूंकि उसमें स्मॉदरिंग आई रहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और उसके बाद तमाम पहचान का प्रयास किया जाता है। बाद में कालांतर में लड़की की पहचान होती है और ये पुरकाजी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है, जिसके आधार पर इनके जो भी तमाम इंट्रोगेशन किया जाता है, उनके घर वालों से पूछताछ की जाती है और उसका जो भी मोबाइल वगैरह का सर्च करके जो है तमाम चीजें जब संज्ञानित की जाती है तो उसमें एक साहिल नाम के लड़के का नाम प्रकाश में आता है और उसको जो कि कोतवाली नगर का रहने वाला है, 18 साल उसकी उम्र है और मृतका लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल है। इसमें जब पूछताछ की जाती है कड़ाई से साहिल के साथ तो साहिल अपना जुर्म स्वीकार करता है। उसके प्रेम संबंधों में प्रेम संबंध इसने स्वीकार किया उससे और उसके साथ गलत संबंध उसने बनाए थे। गलत संबंध के दौरान उसे ऐसा आशंका प्रतीत हुई कि ये बता देगी, उसके बाद उसने उसका मुंह दबा दिया स्मॉदरिंग करके। उसके बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसने उस नहर में उसका बॉडी डिस्पोज कर दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने तमाम पूछताछ से उसका जुर्म स्वीकार भी कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा 103 बीएनएस के तहत और 238 बीएनएस के तहत गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और उसने यह भी बताया है कि उसने जो है भय से उस बॉडी को जो है गंगा नहर में डाल दिया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। जरिए कंट्रोल रूम थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें रवि पुत्र पीताम्बर प्रसाद निवासी चिन्हट द्वारा बताया गया कि उनकी बहन उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सेमरा थाना क्षेत्र चिन्हट में जो रह रही हैं, उनकी किसी व्यक्ति द्वारा सर पे और गले पे चोट करके हत्या कर दी है। इस घटना का संज्ञान लेके थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना का सफल जरिए कंट्रोल रूम थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें रवि पुत्र पीताम्बर प्रसाद निवासी चिन्हट द्वारा बताया गया कि उनकी बहन उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सेमरा थाना क्षेत्र चिन्हट में जो रह रही हैं, उनकी किसी व्यक्ति द्वारा सर पे और गले पे चोट करके हत्या कर दी है। इस घटना का संज्ञान लेके थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना का सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र घटना का सफल अनावरण करके अवगत कराया जाए। आज 11:30 बजे रात के आसपास थाना वजीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि कैसरबाग बस स्टेशन वर्कशॉप तिराहे पर फायरिंग हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया ये पता चला
कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिनमें एक का नाम साकिब और दूसरे का नाम अंबिका सिंह बताया गया है। दोनों का इलाज KGMU में चल रहा है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम और सभी अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था की अभी कोई समस्या नहीं है। एक लगभग 1.5 वर्षीय बालिका के साथ आपराधिक कृत्य होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। नामित अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर के प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब को एक लगभग 1.5 वर्षीय बालिका के साथ आपराधिक कृत्य होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। नामित अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। जनपद जौनपुर अंतर्गत थाना मोगरा बादशाहपुर में दुर्व्यवहार की शिकायत में प्राप्त प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से तत्कालीन थाना प्रभारी तथा दुर्व्यवहार के दौरान अभियुक्त का हाथ पकड़ने वाले शेष 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है तथा अब इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई 14(1) के अंतर्गत आसन्न की। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। ये आज मॉर्निंग में 30 मई 2025 को जो हमारी गाजीपुर की पुलिस है, इसके द्वारा सघन चेकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्तियों का चलाया जा रहा था। इसी में ए ब्लॉक आम्रपाली की तरफ से जब चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद रंग की गाड़ी SSO गाजीपुर की टीम को आती हुई दिखी, तो उन्होंने उसे रोक के पूछताछ करने के लिए रोकने का प्रयास किया। इस पर वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी को आगे बढ़ाया गया और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। जब पुलिस टीम ने इसका पीछा किया तो ये गाड़ी बेलगाम होकर एक जगह टकरा गई और इसका चालक ने उतरकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ सिखलाई तरीके से इन पर फायर किया गया, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके पैर पर गोली लगी है। इसकी पहचान फरमान पुत्र साबिर अली निवासी तकरोही के रूप में हुई है। इससे जब पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 25 मई 2025 को थाना गाजीपुर क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें रिश्तेदार ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर। आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई
कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करता टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी, और सब सामने सब। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी, और सब सामने सब। अपनी सवारी कितनी चाहिए?
मैंने 3 महीने पहले लंदन ट्रैवल करते वक्त एयर इंडिया के इसी एयरक्राफ्ट की वीडियो शेयर करी थी, कंप्लेंट करी थी, किसी ने सीरियसली नहीं लिया और आज Air India flight to London crashed with more than 200 people on board has crashed shortly after takeoff. मैं और मेरी दोस्त लंदन से वापस आ रहे थे बिजनेस क्लास में। एयर इंडिया की इस फ्लाइट की आप हालत देख लीजिए, कहीं कहीं से तो चीजें बाहर आ रही है। मेरी बिजनेस क्लास की सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, पानी ऊपर से टपकी जा रहा है, एबनॉर्मल सी खर जैसी आवाज आ रही है बाहर से। एयरक्राफ्ट की हालत इतनी बदतर थी कि हमारे साथ बाकी लोगों ने भी कंप्लेंट करी। लॉग बुक में भी है ये। ग्राउंड स्टाफ के सीनियर इंजीनियर को आने में 40 मिनट लगे और वो कहता भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल के हिसाब से आप कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल दो। वो भी किया, स्टोरीज डाल के एयर इंडिया को टैग करके उसकी कंडीशन भी बताई। मगर हमारे देश की नंबर 1 एयरलाइन है ये, तो हम विश्व गुरु बन के उखाड़ क्या रहे हैं। कभी कभार लगता है हमारे देश में इंसान की कीमत इतनी कम है, ना रोड पे, ना रेल में और ना आसमान में। અંદર છે બધા માણસો, અંદર છે બધા માણસો ને અંદર પબ્લિક હતું લાગીએ આગળ પાછળ થઈ જાઓ. આટલા ફોટો છે.
નિમાણા ધોળવી આવી ગઈ કેટલી સ્પીડ બિલ્ડિંગ તો તોડી જ નાખ્યું આખું ની સવારે કેટલી થઈ ગઈ પૂરાઈ ગયા અમે કોઈ ની સવારે કેટલી થઈ ગઈ પૂરાઈ ગયા અમે કોઈ ની સવારે કેટલી થઈ ગઈ પૂરાઈ ગયા અમે કોઈ ની સવારે કેટલી થઈ ગઈ પૂરાઈ ગયા અમે કોઈ ની સવારે કેટલી થઈ ગઈ પૂરાઈ ગયા અમે કોઈ